पास निवेश के इतने सारे विकल्प हैं कि अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो तो किस तरह के निवेश में आपको पैसा लगाना चाहिए, कितने समय के लिए आपको निवेश करना चाहिए, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, इस तरह की दुविधाएं अगर एक निवेशक के मन में आती है तो बहुत आम बात है। योर मनी में आज स्पेसिफिकली हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे और इसमें भी क्या आपको एक आम म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की रणनीति बनानी चाहिए या रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, ये होगा हमारा मुद्दा। लेकिन इसके अलावा और भी कहां फोकस है योर मनी में आज, आइए देखते हैं। ABSL और ICICI Pru ने लॉन्च किए रिटायरमेंट प्लान्स, जानिए पेंशन प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट प्लान कितने सही। क्या फंड स्विच पर लगता है टैक्स, योर मनी बताएगा एक मुश्त निवेश के लिए कम जोखिम वाले विकल्प। और अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पे लाइव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत है आपका। तो आज हमारा फोकस रिटायरमेंट पर है और हाल ही में 2 म्यूचुअल फंड्स ने अपने रिटायरमेंट प्लान्स भी लॉन्च किए हैं फिरोज, जैसे कि हम सब जानते हैं ICICI Pru और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने अपनी रिटायरमेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं। अब हम जानते हैं कि इसके अलावा भी कुछ 3-4 कंपनियां हैं AMCs जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। लेकिन इस तरह के माहौल में, इस तरह के बाजार में रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अहम होती है जो निवेशक अक्सर भूल जाते हैं। और रिटायरमेंट एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें अंत में ध्यान आता है, जब हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। 2 जो प्लान्स लॉन्च हुए हैं रिटायरमेंट के, ICICI Pru की तरफ से और आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से, इनके फीचर्स क्या है, पहले हमें ये बताइए। देखिए, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, रिटायरमेंट की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा है। लोगों को बहुत लेट समझ में आता है ये, जब पूरे और गोल से मुक्त हो जाते हैं तभी उनको रिटायरमेंट याद आती है। सो पहले तो व्यूअर्स को ये बताना है कि आपको रिटायरमेंट को फ्रंट सीट देनी है, बैक सीट नहीं। अब रहा सवाल ICICI और आदित्य बिरला का जो रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च करी है, मार्केटिंग साइड से बहुत अच्छी है क्योंकि एक गोल अटैच्ड है। तो ये दोनों बड़ी लार्ज AMCs हैं। पुरानी जो रिटायरमेंट कॉर्पोरेट स्कीम्स हैं वो छोटी AMCs से हैं। आदित्य बिरला और ICICI टॉप 5 AMCs में दोनों गिनी जाती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसकी पहले इंपॉर्टेंट फीचर है कि लॉक इन है। लॉक इन की वजह से एक डिसिप्लिन आता है, वरना इंसान को जब भी जरूरत पड़ती है वो रिटायरमेंट कॉर्पस में डिप करके वो पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लॉक इन इज वन फीचर जो देखने को डिसएडवांटेज लगता है मेरे हिसाब से, बट एक्चुअली वो है एडवांटेज। क्यों एडवांटेज है? जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉक इन होती है तो जाहिर सी बात है लोग पैसा निकाल नहीं पाते। तो रिटायरमेंट में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत पड़ेगी। हम आखिरकार इंसान है जिसको शॉर्ट टर्म की बड़ी पड़ी होती है, लॉन्ग टर्म की कम पड़ी होती है। दैट्स फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर, एज के मुताबिक इक्विटी की एलोकेशन बदलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यंग हैं तो आपकी कमाने के और कई साल बाकी हैं, तो आप इक्विटी में रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। सो सेकंड फीचर इज इंक्रीज्ड इक्विटी एक्सपोजर एज द एज इज लोअर। दैट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ओके, लेकिन अब मुझे अगर रिटायरमेंट फंड के टैक्स ट्रीटमेंट की बात समझनी हो, और मेरे ख्याल से ये जो रिटायरमेंट प्लान लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला की तरफ से, उसमें एज वाइज आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। ये क्या फीचर्स हैं? देखिए, रहा सवाल टैक्स का। टैक्स ये एडवांटेजेस है बिकॉज टैक्स 3 हिस्सों में बढ़ता है। पहले तो जब आपको क्या कोई टैक्स की रियायत मिलती है डालते वक्त, डिस्काउंट नहीं मिलती इसमें, जैसे ELSS में मिलती है। पर कुछ रिटायरमेंट फंड्स हैं जो मेरे ख्याल से ATC में आते हैं। रिटायरमेंट फंड्स कई हैं। ज्यादातर रिटायरमेंट में पेंशन स्कीम्स इंश्योरेंस पॉलिसी वाली ज्यादा होती हैं। 80 सेक्शन 80C में पेंशन स्कीम आती है तो एग्जेम्पशन पहले मिलता है आपको। फिर जो गेन्स होती हैं वो पेंशन स्कीम में टैक्स फ्री होती हैं इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म पे। और लास्ट में जब आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज में पेंशन प्लान जो होता है उसके जो क्रेडिट मिलती है वो लास्ट में टैक्सेबल होती है और वो पेंशन भी टैक्सेबल होती है, बट इसमें वो लास्ट लेग का जो टैक्सेशन है वो काफी एफिशिएंट है। हाँ, ओके। मुझे अब ये समझना है, क्योंकि जो मौजूदा रिटायरमेंट फंड्स हैं बाजार में, उनसे ये जो 2 स्कीम्स हैं वो कितनी अलग हैं? देखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं अपने पैसे सिर्फ बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ही लगाना चाहूंगा। जितनी भी स्कीम्स फिलहाल मौजूद है वो मेरे ख्याल से सभी बड़ी AMCs की ही हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, जैसे प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, UTI भी इक्विटी साइड पे बहुत पुअर परफॉर्मेंस दिया है। ऑफ कोर्स वो टॉप 10 में आती है UTI, वरना HDFC, UTI इन सब की AMCs की स्कीम्स हैं। हाँ, बट रिटर्न के मामले में वो बताइए कितना आगे हैं? रिटर्न के मामले में लास्ट 2 साल बहुत खराब रहे हैं। ओवरऑल
ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 1.5 साल। सो परफॉर्मेंस निफ्टी से कम रही है। दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि अगर लंबी अवधि का पैसा एक फंड मैनेजर को दिया जाए, उसको बेहतरीन काम करना है, क्योंकि उनको ज्यादा समय मिला है अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द कॉन्ट्री ये हुआ है कि परफॉर्मेंस निफ्टी से भी कम रही है। सो परफॉर्मेंस में मैं इनको सिर्फ 3 on 10 बोलूंगा, फीचर्स में आई विल से 7 on 10। और आप ये केवल 2 साल के रिटर्न की बात करें या 5 साल के रिटर्न की बात? 5 साल की रिटर्न ठीक ठाक रही है, बट स्टिल देयर इज एन अंडर परफॉर्मेंस ऑन निफ्टी 50। सर्टेन स्कीम्स, नॉट ऑल ऑफ देम। तो रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स है, हम इनको ऑब्वियसली रिटायरमेंट के लिहाज से, वो लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से निवेश करते हैं। अगर इनमें इस तरह का रिटर्न है तो हमारी अप्रोच म्यूचुअल फंड्स एज अ होल में क्या होनी चाहिए अगर रिटायरमेंट मेरा टारगेट है? देखिए, रिटायरमेंट अगर टारगेट है, अगर आप डिसिप्लिन को खुद से इंस्टिल कर सकते हैं तो आपको ये स्कीम्स में जाने की जरूरत नहीं है। 2 किस्म के इंसान होते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं होते, दूसरे डिसिप्लिन होते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं इस मार्केट में हूं तो थोड़ा डिसिप्लिन सीख गया हूं, बट काफी सारे लोग जो नए हैं उनमें डिसिप्लिन आता नहीं है और वो अपने पैसे निकाल के खर्च कर देते हैं। तो अब रिटायरमेंट की रेलेवेंस है। अदरवाइज ओपन एंडेड स्कीम्स में परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो रिटायरमेंट स्कीम है वो 12% से कम रिटर्न दिया है 5 साल की अवधि में, बट उन्हीं का ओपन एंडेड स्कीम 17% की रिटर्न दिया है 5 साल की अवधि में। मैं एप्पल्स एंड एप्पल्स को कंपेयर कर रहा हूं, फ्रैंकलिन के रिटायरमेंट कॉर्पस के फंड से फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड कंपेयर कर रहा हूं, और मैं 4% का अधिक परफॉर्मेंस देखता हूं साल दर साल। तो जाहिर सी बात है कि ओपन एंडेड स्कीम्स हैव डन मोर जस्टिस टू अ पर्सन्स वेल्थ। तो अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें अगर रिटायरमेंट के लिहाज से कोई भी फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हो तो फिर आप क्या उनको रेकमेंड करेंगे? क्लियरली डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड आपकी पसंद है, ये तो मुझे समझ में आ गया है। रिटायरमेंट फंड्स को लेकर आप इतने उत्साहित नहीं है और आपको लगता है कि अगर डिसिप्लिन ही मेंटेन करना है और ज़्यादा रिटर्न की अगर कमाई आपको करनी भी है तो आप एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच क्यों नहीं अपना लेते म्यूचुअल फंड्स में? तो ऐसे में वो कौन से 3 या 5 फंड्स होंगे जो आप रेकमेंड करेंगे? तो रिटायरमेंट के लिए 4-5 फंड तो होने चाहिए। फर्स्ट, रिलायंस लार्ज कैप एक्विटी, पॉइंट 1। फंड 2 होगा कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज, जो मिड कैप स्कीम है। मल्टी कैप में मिराय एसेट इंडिया एक्विटी। स्मॉल कैप में आप फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड डेफिनेटली ले सकते हैं। दीज 4 फंड्स, ये चारों डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स हैं, इनको सबको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया जाए तो आपको हर कोने की, मार्केट की हर कोने की आपको एक्सपोजर मिल जाएगी। सो कहीं भी अगर रैली होगी तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑलराइट, और चलिए अब शुरुआत भी करते हैं सवाल जवाब के साथ। और हमारे पहले दर्शक साई कृष्णा का सवाल मैं लूंगी और रिटायरमेंट पर ही इनका सवाल है। फिरोज ये पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए अगर किसी को म्यूचुअल फंड में एक मुश्त रकम डालनी हो तो वो कैसे डाले और कितना कॉर्पस खड़ा हो सकता है? देखिए, रिटायरमेंट अनफॉर्चुनेटली एक ऑब्जेक्टिव है जो एक मुश्त निवेश से पूरा नहीं हो पाता। हम ये नहीं जानते कि वो कितना एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं वैसे। करेक्ट, बट क्या है कि रिटायरमेंट की जो कॉर्पस है आपको 20 साल के लिए जरूरत पड़ने वाली है उसकी। तो जाहिर सी बात है एक मुश्त निवेश से अगर 20 साल की पूरी आप सैलरी को रिप्लेस कर पाते तो जनरली ऑफ कोर्स इनकी अमाउंट्स हमारे पास नहीं है, तो इसमें आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए फॉर एवरी अदर व्यूअर। लमसम भी करना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी करना चाहिए। पॉइंट 1। साई कृष्णा साहब के लिए जो आपको स्कीम्स देनी है, तो मैं कहूंगा कि रिलायंस लार्ज कैप इज द वन व्हिच वी रिकमेंडेड, दैट्स अ वेरी गुड स्कीम। मिराय एसेट इंडिया एक्विटी मल्टी कैप में बहुत अच्छी स्कीम है, एंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज। ये तीनों स्कीम अगर आप खरीदेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, अगले 3 साल के पर्सपेक्टिव से, मेरे को ये लगता है कि इसमें तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऑलराइट, अब फंड पर तो हमने सलाह दे दी है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक चीज जिसको लेके लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि लमसम निवेश हम करें कैसे? क्या हम एक सीधा म्यूचुअल फंड में ये पैसे डाल दें, या हम अपने सेविंग से ही लगातार एक SIP शुरू कर दें, या हम लिक्विड फंड में ये पैसे डाल दें? तो अगर आप इन्हें सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रिकमेंड भी करते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस कैसे होंगे, ये भी आप समझा दीजिए। बिल्कुल, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक जरिया होता है कि धीरे धीरे इक्विटी में निवेश करने का एक जरिया है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो पहले एक सेफ हेवन में पैसे डालते हैं, जैसे मेरे पास अगर 2 लाख रुपए हो और मेरी हिम्मत नहीं हो कि पूरे पैसे मैं मार्केट में डाल के उसकी उतार चढ़ाव को सहन कर पाऊं, तो लिक्विड फंड खरीदना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का लिक्विड फंड खरीदना है और उनको इंस्ट्रक्शन ये देना है कि हर महीने आप 5,000 रुपए फॉर एग्जांपल आप रिलायंस लिक्विड फंड से मूव करके रिलायंस लार्ज कैप में मूव कर दीजिए। ये वन टाइम इंस्ट्रक्शन देने से वो 40 महीने तक
क्योंकि 5,000 रुपए और 2 लाख रुपए, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, 40 महीने तक 5-5 हज़ार रुपए ट्रांसफर होते जाएंगे और रिलायंस लार्ज कैप में पहुंच जाएंगे धीमे धीमे, ताकि आपकी रिस्क धीमे धीमे से बढ़े और एक झटके में ना बढ़े। सो इस ट्रांसफर को सिस्टमैटिक ट्रांसफर कहते हैं। रहा सवाल कविता जी आपका जो टैक्स का था, तो टैक्स जो आप लिक्विड फंड में जब तक रहेंगे तो उसमें कमाई की गुंजाइश है, उस कमाई की आपको टैक्स भरनी पड़ती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की सुविधा सेक्शन 48 के तहत नहीं होती। तो आपकी जो 5,000 रुपए जो लगे हुए हैं डेट फंड में, लिक्विड फंड में, जब तक कि वो इक्विटी ना पहुंच जाए, जो भी कमाई हुई है, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए 5,100 रुपए हो चुके हैं, तो 100 रुपए पे आपको टैक्स जरूर लगेगी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगी, और उसकी रेट जो है मार्जिनल टैक्स रेट कहलाती है। अगर आपकी 20% की रेट में है आप, तो आपको 20% लगेगा। अगर आप 10 की रेट में है तो 10 लगेगा, 30 की इसमें है तो 30 लगेगा। ठीक है, तो साई कृष्णा जी, रिलायंस लार्ज कैप, मिरर एसेट इंडिया इक्विटी और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। आपको 60% अपना निवेश जो है वो लार्ज कैप में डालना है और बाकी आपको मल्टी कैप और मिड कैप में डिवाइड करना है। ये सलाह है फिरोज की। चलिए योर मनी में जुड़ते हैं हमारे अगले दर्शक से, और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं संजय साहब, जो कि 62 साल के हैं, रिटायर हो चुके हैं। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। ओके, तो आपने अपना एक निवेश करना है 1 लाख का। हाँ, स्विच करना है मुझे। ओके, अपने टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए ना, मुझसे फोन पर बात कीजिए संजय जी। हाँ, राइट। पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मुझे स्विच करना है ओल्ड स्कीम से दूसरे स्कीम में, डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान वो इनकम, राइट। उसी स्कीम के डायरेक्ट प्लान में जाना है ना आपको? स्कीम तो नहीं बदलनी है ना? स्कीम भी बदलना है मुझे, स्कीम बदल के डायरेक्ट प्लान में जाना है। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। तो इसको लेकर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, स्विच करने की प्रक्रिया क्या है, और एसटीपी क्या ये कर सकते हैं, ये भी इनका सवाल है। बिल्कुल, आई थिंक संजय जी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेगुलर स्कीम से डायरेक्ट प्लान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स में, डिफरेंट फंड्स में, तो इसमें डेफिनेटली टैक्स इम्प्लीकेशन होती है। एक स्विच को रिडेम्पशन माना जाता है, वो कहने के लिए स्विच है। ऑफ कोर्स उस स्विच की सुविधा अच्छी है, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट में पैसे ला के उसको री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली स्विच हो जाते हैं, प्रोवाइडेड वो सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हो। आप आईसीआईसीआई की फंड से निकल के सीधे रिलायंस में नहीं जा सकते, आपको रिडेम्पशन करके फिर रिलायंस में जाना पड़ता है। पॉइंट 1, टैक्स लगती है। टैक्स किस बिना पे कैलकुलेट होगी? अगर आपने 365 दिन पार कर चुके हैं इक्विटी स्कीम्स में तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा और 10% की टैक्स है, और अगर डेट स्कीम है तो आपको 1025 डेज जो 3 साल होते हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा। जब वो पार हो जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म लगेगी, और लॉन्ग टर्म डेट स्कीम में 20% विद इंडेक्सेशन है। तो जब आप ये स्विच कर रहे हैं संजय जी, ये जरूर ध्यान रखें कि एग्जिट लोड ना हो और टैक्स की जो इम्प्लीकेशन हो करेक्टली कंप्यूट हो, इंडेक्सेशन कंप्यूट हो, फिर आपको लगे कि ये टैक्स पे करने के बाद भी आप अगर डायरेक्ट जाके पैसे बचा सकते हैं एक्सपेंस रेशियो में, तब कीजिएगा, वरना यू हैव टू वेट टिल बोथ बिकम फेवरेबल। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा संजय जी। योर मनी में हम शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, और ऐसे में हमारे दर्शक का सवाल हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सवाल ईमेल के जरिए मनीष कुमार ठाकुर का हम लेंगे, और इन्हें दरअसल 20 लाख रुपए एकमुश्त निवेश करने हैं, और पूछ रहे हैं कि एफडी से बेहतर रिटर्न इनके निवेश पर कैसे मिल सकेगा। ये इनका बहुत बड़ा सवाल है। जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकते ये इस राशि से, लिहाजा इनको बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट का कोई विकल्प चाहिए। आपकी निवेश की क्या अवधि रहने वाली है मनीष जी, हम नहीं जानते हैं। अब ऐसे में रेकमेंडेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 20 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं है, और 5 साल 10 साल कितने साल निवेशित रहना चाहते हैं वो भी हम नहीं जानते, लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकते। तो अब क्या रणनीति होनी चाहिए इनकी? अगर ये रिस्क नहीं उठा सकते, एफडी से ज्यादा कमाना आसान है पोस्ट टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन डेट फंड्स में काफी एफिशिएंट होती है। एफडी में सीधे आपको 20-30% की टैक्स लग जाती है। पॉइंट 1 आई एम मेकिंग, लेकिन डेट फंड्स में जिस तरह से हाल ही में हमने डिफॉल्ट के सिनेरियोस देखे हैं, थोड़ा सा डर है निवेशकों में फिरोज डेट फंड्स को लेकर। तो इसमें भी कौन सी कैटेगरी में इनको निवेश करना चाहिए?
मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स अभी IL&FS और डिफॉल्ट्स जो हुए हैं, ऑफ कोर्स एक रिस्क एवर्जन आया है, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी भी है। कॉर्पोरेट डेट फंड्स लेने चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट डेट फंड्स में कई सारे बॉन्ड्स होते हैं, 1-2% आपका पैसा लगता है। सो 5 डेट फंड्स खरीदिए या 3-4 डेट फंड्स तो मिनिमम खरीदिए, और उसको अगर 3 साल तक निवेशित रहेंगे तो आपको FD से 1 से 1.5% मिनिमम ज़्यादा मिलने की पोस्ट टैक्स बेसिस पे गुंजाइश है। फ्रैंकलिन डायनामिक अक्रूवल एक इंपॉर्टेंट फंड रहेगा। ICICI रेगुलर सेविंग्स, थर्ड फंड विल बी रिलायंस कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये 3 फंड्स हैं। अगर आपकी अवधि उससे छोटी हो 3 साल की, तो मैं 2 स्कीम्स बता देता हूँ, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड एंड आदित्य बिरला SL सन लाइफ मनी मैनेजर फंड। दीज आर 2 फंड्स शॉर्ट टर्म कैटेगरी के लिए। अगर आपकी अवधि 3 साल से कम हो तो इनमें रहिए, और 3 साल से ज़्यादा हो तो पहले 2-3 स्कीम्स जो मैंने रेकमेंड की उसमें डालिए मनीष जी, एंड यू विल मेक मोर देन एन FD इन माय। ऑलराइट, तो यहाँ पर डेट फंड्स की क्लासिफिकेशन जो सेबी ने किया है, उसके बाद फायदा एक ये है कि 16 कैटेगरी बना दी गई है, जिसमें अपनी समय की अवधि के अनुसार आप निवेश कर सकते हैं। बहुत बारीक डिफरेंस है तमाम कैटेगरीज में, लेकिन मेरे ख्याल से ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है पूरे डेट फंड कैटेगरी में। अब करेक्ट, ड्यूरेशन ही प्राइमरी, जैसे आपने कहा, प्राइमरी डिफरेंशिएटर है। जैसे लिक्विड फंड्स सबसे कम अवधि के हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, ओवरनाइट फंड्स भी हैं। ओवरनाइट फंड्स भी हैं। सी फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, ओवरनाइट फंड, कॉर्पोरेट की जो ट्रेजरी होती है उसमें ओवरनाइट फंड्स की कुछ रेलेवेंस होती है, लिक्विड फंड्स की फिर भी रेलेवेंस होती है कंटिजेंसी, आपकी कंटिजेंसी फंड डालने के लिए। तो जो मैं कह रहा हूँ, ये क्रेडिट रिस्क फंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब ऑफ कोर्स रिस्क का शब्द देख के एक इंसान को काफी हिचकिचाहट होती है डालने में, बट क्रेडिट रिस्क फंड्स आर वेरी वेल डिवर्सिफाइड, उसमें कोलैटरल भी लिया जाता है। सो प्लीज लुक एट दीस 3 क्रेडिट रिस्क फंड्स व्हिच आई मेंशन्ड। तो उम्मीद करते हैं मनीष जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और फिरोज बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है योर मनी में। इस बीच अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ट्वीट करें और ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल योर मनी में इतना ही। नमस्कार।